साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे के इवनिंग सेशन क्लास में क्वेश्चन आवर होता है करंट अफेयर का 10 के दम के रूप में। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, आपके लिए 10 का दम उपस्थित है और इसमें सभी को 10 में 10 सही करना है, ध्यान रखना है। कारण क्या है कि जो पढ़ाया जाता है सप्ताह के अंतर्गत उसी से सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो सब कुछ याद होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे कंटेंट्स बढ़ रहा है, तो एक सप्ताह का जब याद नहीं कर पाएंगे तो जब एक साल का करंट अफेयर याद करना होगा एग्जाम में तो फिर काफी कठिनाई होगी। तो थोड़ा सा आदत बदलें और 100% याद करने का कार्य करें और उसी के आधार पर अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम। तो सबसे पहले जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक कौन संस्थान जारी करता है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हमने चर्चा किया था पिछले सप्ताह, जिसके द्वारा अलग अलग देशों में मानव के एक गुणवत्ता को अध्ययन किया जाता है कि मानव में वहां किस प्रकार के मानव है, वो देश स्तर पर किस तरह से आर्थिक व्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। तो इसी के तौर पर मानव पूंजी सूचकांक जारी करने वाला संस्थान का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है WHO, दूसरा है WTO, तीसरा ADB, चौथा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये तीन और ये वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन है और ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। तो विश्व बैंक हर साल मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है और इस साल भी जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें ध्यान रखना है कि 2020 का जो सूचकांक जारी हुआ है इसमें मार्च तक का डाटा दिया गया था, क्योंकि मार्च के बाद कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया। तो मार्च तक के डाटा के आधार पर दो चीज कि स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत 116वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। और जबकि पहले स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पर इस सूचकांक में सिंगापुर है, ये हमने आपको करंट अफेयर के मॉर्निंग क्लास में बताया था। ध्यान रखना कि भारत के संदर्भ में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये 116वें स्थान पर भारत है और भारत को इस सूचकांक में 0.49 अंक दिए गए हैं। और ध्यान रखना है कि इसमें कुल 174 देशों की सूची जारी की गई थी। 174 में भारत 116वें नंबर पर, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन पिछले साल की तुलना में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर सिंगापुर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स संस्था जारी करने वाला का नाम याद रखना है, विश्व बैंक। आगे चलते हैं। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैन्य सामग्री उत्पादन में विदेशी निवेश की सीमा सरकार के माध्यम से निर्धारित है। फॉरेन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आर्थिक जगत से। ऑप्शन है 49%, 51%, 72%, 74% से अधिक। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले समय में, इसलिए कि अभी तक सैन्य क्षेत्र में काफी पाबंदियां लगाई गई थी। डिफेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों, विदेशी व्यक्ति या किसी संस्थान को निवेश की अनुमति नहीं था, लेकिन सरकार ने चेंज किया अपना स्थिति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए और ज्यादा अच्छे उपकरण भारत में बन सके इसके लिए विदेशी निवेश को आमंत्रित किया। और इसके तौर पर 2 तरह के प्रावधान है, सरकार के माध्यम से और स्वतः भी। तो कोई कंपनी विदेशी स्वतः काम करती है तो उसके लिए अलग निर्धारण है, और अगर सरकार के माध्यम से करती तो उसके लिए अलग सीमा निर्धारित किया गया। तो सरकार के माध्यम से कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में निवेश करना चाहती है, खासकर सैन्य क्षेत्र में, तो उसकी सीमा कितनी है? तो 74% से अधिक। अगर वो स्वतः जाती है तो पहले 49% था, उसको बढ़ा करके 74% तक सीमित कर दिया गया। तो स्वतः चैनल से भी 74% और सरकारी चैनल से जाते हैं तो 74% से अधिक तक निवेश हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे चले तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना कि वर्तमान में जो IPL चल रहा है और IPL से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और IPL का ये 13वां संस्करण चल रहा है और कोरोना काल में IPL का मैच भारत में नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। मैच भारत के द्वारा कराया जा रहा है लेकिन वो आयोजन अरेबियन कंट्री UAE में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसलिए
थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूछ रहा है वर्तमान में चल रहा है आईपीएल 13 का सर्वाधिक मैच किस शहर में संपन्न होगा? तो इसके बारे में चर्चा किया था। ऑप्शन दे रहा है शारजहां, दुबई, आबू धाबी, कोई नहीं। तो तीनों शहर यूएई का शहर है और अक्सर यहां पर क्रिकेट मैच होता रहता है। तो ध्यान रखना है कि इस तीनों शहर में सबसे ज्यादा मैच किस शहर में होगा, ये पूछा गया। तो सबसे ज्यादा जो मैच होगा वो दुबई में होगा। ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या होगा? दुबई। दुबई में टोटल 24 मैच होगा, जबकि 20 मैच आबू धाबी में होगा और 12 मैच शारजाह में होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा मैच कहां होगा? तो दुबई में होगा। तो यूएई में मैच हो रहा है आयोजन और यूएई के इन 3 शहर में कुल मिलाकर के 20, 24, 44 और 12 56 मैच टोटल खेले जाएंगे और 56 में सबसे अधिक मैच कहां? दुबई में होगा। तो ध्यान रखना है, क्रिकेट का एक बड़ा प्रारूप है और ये 13वां संस्करण है, ये ध्यान रखना है। कहां हो रहा है? तो यूएई में ये खेला जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है चौथा क्वेश्चन के रूप में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला, इसको वाला जोड़ देंगे यहां, चलाया जाने वाला नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कितने जिलों में शुरू किया गया, ये पूछ रहा। तो ये बताया था हमने, ड्रग्स रिडक्शन एक प्रक्रिया अपनाया गया किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और इसके द्वारा देश स्तर पर एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान, जिसमें ड्रग्स को रोकना, ड्रग्स के एडिक्शन को कम करना, ये प्रयास है देश स्तर पर। और ये कर रहा है कौन? तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। नशा मुक्त भारत बनाना है, देश को नशा से मुक्त करना है। कह रहा है कि ये जो अभियान चल रहा है उसको कितने जिलों में शुरू किया गया देश में? ऑप्शन 172 जिला, 212 जिला, 262 जिला, 272 जिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कितने जिलों में? तो ये जो शुरुआत हुआ है वो 272 जिलों में, और 272 जिलों में शुरू करके इस योजना को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और देश स्तर पर नशा को दूर करने का या नशा मुक्त भारत बनाने का एक योजना ये मंत्रालय के द्वारा चल रहा। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और एक कॉमर्शियल न्यूज है, जो ऐसे न्यूज आजकल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला 5वां क्वेश्चन हम देखें तो कह रहा है विश्व में सर्वाधिक बांस उगाने वाला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पिछली बार बीपीएससी में केसर के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे ही कुछ न्यूज जब रहे करंट अफेयर में तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको जो चर्चा में रहेगा वही एग्जाम में पूछेगा। तो ध्यान रखना है, बांस मतलब बंबू ट्री की बात हो रही है, क्योंकि ट्री तो है नहीं, ये घास हमने कहा था करंट अफेयर में। ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, रूस। कौन करता है सबसे ज्यादा बांस, कौन उगाता है? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया है। बांस के संवर्धन के लिए, बांस के संबंधित काम करने वाले किसानों के लिए, उसमें मजदूर जो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए भारत सरकार बांस मिशन शुरू किया, राष्ट्रीय बांस मिशन, और इसलिए बांस चर्चा में। तो ध्यान रखना है और ध्यान देना है कि सर्वाधिक बांस उगाने वाला देश के तौर पर चीन को याद किया जाता है और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। तो ध्यान रखना है, यहां सर्वाधिक पूछा गया है इसलिए चीन आंसर होगा, जो हमने बताया था करंट अफेयर के क्लास में। तो ध्यान देना है, विश्व में सर्वाधिक बांस उगाने वाला देश चीन है। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है साइंस के क्षेत्र से, जो क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया। क्या है? तो कह रहे रिसर्च के कारण होने वाले दृष्टिहीनता को दूर करने के लिए किस देश के शोधकर्ता ने बायोनिक आंख बनाया है या विकास किया है? ये क्वेश्चन ये बताया गया था पिछले सप्ताह में करंट अफेयर में कि वैज्ञानिकों के द्वारा जब अध्ययन होता है तो वैज्ञानिक बहुत कंसंट्रेट होकर कोई भी चीज पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो देखा जाता है कि 10 साल 12 साल काम करते करते उनके आंखों का विजन खत्म हो जाता है, वो अंधे हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। और ये वैज्ञानिक के लिए बड़ी समस्या है और इसी को देख करके उनको इस समस्या से दूर करने के लिए, उनको दृष्टि खत्म ना हो, इसके लिए एक नया आंख विकसित किया गया, बायोनिक आंख। कहा कौन देश बनाया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये ध्यान रखना है, बायोनिक आंख जो एक
इलेक्ट्रॉनिक चिप्स दिमाग में लगा करके आंखों का काम किया जाएगा। प्रतिबिंब को रेटिना पर भेजा जाएगा, जिससे व्यक्ति देख सकता है किसी वस्तु को, उसकी दृष्टिहीनता समाप्त हो जाएगी और उसको देखने में कोई परेशानी नहीं होगा। और ये काम किया था कुछ डॉक्टरों की टीम ने, वैज्ञानिकों की टीम ने, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने एक नया आंख का विकास किया है जो वैज्ञानिकों के लिए इस्तेमाल होगा और वैज्ञानिकों को अंधेपन से बचाया जा सकेगा। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के तौर पर, जो यहां पूछा गया। डीसीजीआई द्वारा अनुमति प्राप्त कोविड-19 सस्ती परीक्षण फेलुदा का निर्माण किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कोविड-19 का एक टेस्ट किट तैयार किया गया है जो बहुत सस्ता है और आसानी से इससे परीक्षण किया जा सकता है कोविड संक्रमण का। तो ध्यान रखना है, फेलुदा का निर्माण किसने किया है? डीसीजीआई द्वारा अनुमति प्राप्त हो गया। मतलब इसको अब गवर्नमेंट के द्वारा यह अनुमति दी गई कि अब इसका प्रोडक्शन हो सकता है, इसको बाजार में बेचा जा सकता है। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर डीसीजीआई ही अनुमति देता है ऐसे ऐसे किट को, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए। और ये एक नया टेस्ट किट फेलुदा की चर्चा हो रही है। और फेलुदा का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है एम्स, आईसीएमआर, टाटा, एस्ट्रोजेनेका। तो क्या आंसर होगा? तो फेलुदा का निर्माण टाटा ने किया। ये ध्यान रखना, हमने बताया था आपको करंट अफेयर के क्लास में, ये ध्यान रखना है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी बना रहा है वैक्सीन, लेकिन इनका अपना वैक्सीन है। एस्ट्रोजेनेका के बारे में हमने कहा था कोविशील्ड, जिस पर प्रतिबंध लग गया है परीक्षण पर, ट्रायल में, ये भी बना रहा है। तो सब अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन फेलुदा जो एक टेस्ट किट बनाया है उसका निर्माण टाटा ने किया है, ये याद रखना। एक सस्ती किट है जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर काम करती है और जीनोम टेक्निक के द्वारा वायरस के लोड का पता किया जाता है कि संक्रमण है कि नहीं है। तो एक सस्ती अच्छी किट का निर्माण टाटा के द्वारा किया गया है। 8वां एक आर्थिक जगत से क्षेत्र है। फिच सॉल्यूशन ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी में कितना गिरावट का अनुमान लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्थिक क्षेत्र से कि फिच सॉल्यूशन जो रेटिंग एजेंसी है वो अर्थव्यवस्था को रेट करती है कि कितना अर्थव्यवस्था ग्रो कर रहा है, गिर रहा है, कैसी अर्थव्यवस्था की स्थिति रहेगी। और ये किया गया है चालू वित्त वर्ष के लिए, मतलब 2021 जो अभी चल रहा है वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, उसमें अनुमान लगाया गया है कि गिरावट आएगा। तो गिरावट आएगा तो कितना गिरावट आएगा? ए ऑप्शन है -4.5%, बी है -5.4%, सी 6.8% या डी 8.6%। कितना? फिच सॉल्यूशन द्वारा कितना गिरावट का अनुमान किया गया है? तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फिच सॉल्यूशन वाला। और ऑप्शन जो आएगा ये ध्यान रखना है 8.6% की गिरावट दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। जबकि कुछ समय पहले फिच सॉल्यूशन ने ही कहा था कि भारत में 4.5% की गिरावट आ सकती है, लेकिन मतलब फिर से इसको रिवाइज किया फिच सॉल्यूशन ने और 4.5% जो माइनस में था उसको बढ़ा करके -8.6% पर ले गया। और इससे पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति अच्छा नहीं है। और इस रूप में अनुमान लगाया गया कि चालू वित्त वर्ष में -8.6% की गिरावट हो सकती है। जबकि 21-22 में फिर वृद्धि का रिपोर्ट दर्ज किया गया फिच सॉल्यूशन द्वारा। तो उसको आगे देखेंगे। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए क्वेश्चन के तौर पर, भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल के लिए सिफारिश किया गया? तो ये हमने बताया था आपको करंट के क्लास में। ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल, ये एक टैग मिलता है सागर तटों को, और वैसे सागर तटों को जो स्वच्छ और बहुत ही साफ सुथरा हो, जहां पर्यटक जाएं तो उनको अच्छा फीलिंग हो। और ये टैग जो जारी करता है वो डेनमार्क की एक संस्था करती है। और भारत के कुछ तटों को भेजा गया सिफारिश के लिए कि ये एक स्वच्छ तट है और इसको ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल दिया जाना चाहिए। तो कितना तट था इसमें? 8, 6, 9, 4, कितना तट? तो ध्यान रखना है कि 8 तटों के लिए सिफारिश भारत सरकार ने भेजा है ताकि इसको इको लेवल मिल जाए ब्लू फ्लैग का। और इसके द्वारा देश स्तर पर
विदेशों में पता चल सके कि भारत में स्वच्छ तटों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो 8 में कौन कौन है, किस किस राज्य में है, ध्यान रखना है। तो गुजरात में है, आंध्रा में है, कर्नाटक में 2 है, उड़ीसा में है, अंडमान निकोबार में है, दादर नगर हवेली में है। तो कुल मिलाकर के ये 8 तट है, जिसमें सबसे अधिक 2 तट कर्नाटक में, जो आपको याद रखना है। तो 8 तट भारत के सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल के लिए सिफारिश किया गया। तो ध्यान रखना है। 10वां और अंतिम सवाल इस 10 के दम का, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत पाकिस्तान नदी जल बंटवारा कब हुआ था? भारत पाकिस्तान नदी जल बंटवारा कब हुआ था? 1962 में, 1960 में, 1964 में, 1970 में? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसलिए इसी सप्ताह में हमने बताया आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदी जल बंटवारा या सिंधु जल बंटवारा हुआ था, उसके 6 दशक पूरे हो गए, 60 साल हो गया। और 60 साल मनाया भारत और पाकिस्तान के जल बंटवारे का, ये ध्यान रखना। और ये पूरा हुआ 19 सितंबर 2020 को पूरा हो गया 60 साल, ये ध्यान रखना। तो 60 साल पूरा हुआ तो कब हुआ होगा समझौता? तो 20 साल इधर, 40 साल पहले, तो 40 घटा दें, 2000 में तक कहां पहुंच जाएंगे? 1960 में पहुंच जाएंगे। और 1960 में 19 सितंबर के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। और समझौता में शामिल कौन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखना, क्योंकि वही उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। और उसके अलावा दूसरा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, इन्हीं दोनों ने मिल करके समझौता किया था 19 सितंबर 1960 को। और इसके द्वारा नदियों को बांटा गया, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास ये भारत को मिला, और सिंधु, चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो ये बंटवारा किया गया था 1960 में, जिसके 60 बरस पूरे हो गए। और ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि नदियों के लिए हमेशा विवाद होता रहता है, देश के बीच, राज्यों के बीच, 2 से अधिक राज्यों के बीच अक्सर चर्चा में रहता है। और नदी जल विवाद जब भी होगा तो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। तो यही था आज का 10 का दम, जो आपको पिछले सप्ताह के करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा गया। तो सबका 10 में 10 सही होना चाहिए। अपना अपना स्कोर ईमानदारी से जारी करें। चलिए, तो यहां पर ये क्लास जो करंट अफेयर का था, ये हमने कंप्लीट किया 10 के दम के रूप में। अब जो हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चर्चा का विषय है वर्तमान में, और काफी सवाल इससे पूछा जा सकता है। तो क्या है ये संस्था, क्या इसका प्रारूप है, कैसे बना, और क्या क्या इसकी विशेषता, इसी पर हम लोग बात करें। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज ब्रिक या ब्रिक्स की। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था एक संस्थान को, एससीओ देखा, उसके बाद यहां पर हम लोग ब्रिक्स को देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार का संगठन है, क्या इसका प्रारूप है, कैसे कार्य करती है, इसको ध्यान रखना। तो ध्यान देना पहले कि ब्रिक, पहले ब्रिक था, BRIC ब्रिक, बाद में ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। ध्यान रखना, मतलब शुरुआती दौर में ये ब्रिक 4 देश थे इसमें, और बाद में ये 5 देश हो गया। तो 4 देश और यहां 5 देश। शुरुआत में बना था ब्रिक के रूप में, और बाद में फिर ये 5 देश का एक संगठन हो गया। और जो जो देश में शामिल हैं, उसी के फर्स्ट लेटर को निकाल करके एक संक्षिप्त नाम रखा गया है, ब्रिक या ब्रिक्स। तो 4 जो लेटर है यहां पर, BRIC, जिसमें ध्यान रखना है कि B जो है ये ब्राजील है, R जो है ये रूस है, I जो है वो इंडिया है, और C जो है ये चीन है। तो 4 देश हैं, और 4 देशों ने मिल करके ये संगठन बनाया। और इस संगठन का जो अवधारणा है, एक अर्थशास्त्री ने दिया था, G. O'Neill ने। ध्यान रखना है, G. O'Neill।
तो जी ओ नील ने एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 2001 में एक कॉन्सेप्ट, एक रिपोर्ट दिया कि दुनिया में जो ये 4 देश हैं, कौन कौन, तो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 ऐसे देश हैं जो ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर है, मतलब सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था इनकी ग्रो कर रही है। और ये अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं, तो ये चारों देश काफी तरक्की कर सकते हैं और इनका आर्थिक विकास वर्ल्ड लेवल पर एक अद्भुत विकास के तौर पर देखा जा सकता है। तो जीओ नील के रिपोर्ट के आधार पर 2001 में जो आया, इसी के तौर पर ये चारों देशों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं या राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर ऐसा कर दिया जाए, प्लेटफॉर्म पर आ जाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में। और इसी के चलते ब्रिक का गठन का प्रस्ताव इस अर्थशास्त्री जीओ नील के आधार पर किया गया। और इसी के तौर पर सबसे पहले 2000 में जो यूएन का महासभा होता है, तो 2006 में यूएन के महासभा के सत्र जब समाप्त हो गया, तो इन चारों देश के विदेश मंत्रियों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के दौरान एक आपस में मंत्री स्तरीय बैठक का एक प्रस्ताव रखा और बैठक हो गया। और बैठक जब सब कुछ अच्छा रहा, तो उस बैठक के प्रस्ताव में ही पारित हो गया कि हम आगे चल करके इन 4 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख होंगे वो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए। और इसलिए ध्यान रखना है कि ब्रिक्स ना तो कोई 4 देशों का संगठन है, न 4 देशों का कोई सरकारी कोई ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है, और न ही यहां कोई संधि किसी तरह का है जिसके कारण ये चारों एक साथ आए। बस ये लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है चारों मिल करके कि हम साथ मिलकर अगर काम करें तो हम अर्थव्यवस्था में काफी कुछ कर सकते हैं। और इसी के तौर पर 2006 में पहली बार विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी ब्रिक्स के नहीं, ब्रिक मतलब 4 ही देश है अभी। और 2006 में ये जो यूएन का महासभा था उसके बाद जो खत्म हो गया, तो महासभा खत्म होने के बाद ये चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पर एक मीटिंग किया और मीटिंग करके इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। और आगे बढ़ा करके ये कहा गया कि आगे से हम लोग ये जो 4 देश हैं इसके जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, जहां के जो हैं वो एक शिखर सम्मेलन में भाग लेकर के इसको हम औपचारिक रूप से एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे। और इस प्रकार इसी प्रस्ताव के आधार पर 2009 में ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों का, मतलब राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं, उनका एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। और इसी के तौर पर 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हो गई। एग्जाम में याद रखना है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो 2009 में हुई। और ये 2009 में हुई जी। ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो हुआ 2009 में पहला शिखर सम्मेलन था, मतलब पहला एक बैठक किया चारों राष्ट्रों के प्रमुखों ने। तो पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ और ये जो हुआ इसका आयोजन रूस में किया गया और रूस के येत्नेवर्ग नामक शहर में हुआ था। ध्यान रखना है पहला। तो ये रूस के इतने वर्ग में पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित हुआ, जिसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख थे जो उन्होंने भाग लिया। और ये पहला सम्मेलन के तौर पर 2009 में ब्रिक्स का आयोजन हो गया। अब जब ब्रिक्स आ गया तो ध्यान रखना है कि ब्रिक्स में 2009 में स्थापना हुई, लेकिन इस समय 4 ही सदस्य थे। और इसी के तौर पर ये चारों राष्ट्रों के प्रमुख जो थे उन्होंने 2010 के दिसंबर में एक और देश को आमंत्रित किया, साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका को जब आमंत्रित किया, इसमें आप भी शामिल होइए और इस शिखर सम्मेलन में भाग लीजिए। और जब भाग लिया तो इसके आमंत्रण को स्वीकार किया साउथ अफ्रीका ने, और इस प्रकार साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में आकर जुड़ा और ब्रिक्स से ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। मतलब इसमें एस जो है ये किसके लिए है, दक्षिण अफ्रीका के लिए। और इस प्रकार 4 से अब ये कितना हो गया, 5 राष्ट्र हो गया। तो ध्यान रखना और पूछ देगा कि ब्रिक्स में सबसे अंत में शामिल होने वाला देश कौन है, तो साउथ अफ्रीका। 4 ने मिलकर 2009 में बनाया और 10 में दिसंबर के समय में साउथ अफ्रीका इसमें आकर जुड़ गया। और इस प्रकार ये 5 भारत, ब्राजील, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका एक ऐसा समूह था जो दुनिया में सबसे
फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा था और इसलिए ये ब्रिक्स की महत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगी और दुनिया की नजर आई कि दुनिया के लोग इसको देखने लगे कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या और ब्रिक्स का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका वर्ल्ड लेवल पर। तो ये ध्यान देना है कि ये जो ब्रिक्स है 5 देश तो हैं, लेकिन ये 5 देश का जब आप स्थिति का आकलन करेंगे तो पता लगेगा कि ये जो संगठन है ये वर्ल्ड स्तर पर काफी प्रभाव डाल सकता है। तो अब ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। स्थापना वर्ष याद रखना है, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ ये याद रखना है, कहां हुआ याद रखना है। अब यहां के बाद ध्यान देना है कि ब्रिक्स का ही एक दूसरा नाम जो है R5 भी है। एक नाम याद रखना है R5। 5 क्यों? तो 5 कंट्री है इसलिए। और R क्यों? तो R इसलिए कि ब्रिक्स में जितने 5 देश हैं उसकी मुद्रा जो है उस मुद्रा की शुरुआत R लेटर से ही होती है। सब का R ही लगा हुआ है और एग्जाम में अक्सर पूछेगा कि R5 कंट्री में शामिल है कितना, तो 5। और R5 या ब्रिक्स का बात देखी है तो B में ब्राजील है। पहला क्या है? B से ब्राजील है। तो ध्यान रखना है ब्राजील को पहला, ब्राजील के बाद रूस के बाद इंडिया मतलब भारत के बाद चीन और चीन के बाद दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश मिलकर के संगठन का निर्माण किया, प्लेटफॉर्म बनाया है वर्ल्ड लेवल पर। तो ब्राजील जो है ये ध्यान रखना है कि ब्राजील का जो मुद्रा है वो रियाल है, ब्राजीलियन रियाल कहते हैं। रूस का मुद्रा रूबल है, भारत का मुद्रा रुपया है, चीन की मुद्रा रैनमीबी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रेंड है। और चारों देख रहे हैं आर से ही शुरू हो रहा और चारों आर से है, इसीलिए इसको हम R5 के नाम से भी जानते हैं। तो मुद्रा भी याद रखना है कि रूस की मुद्रा का नाम रूबेल, ब्राजील की मुद्रा का नाम रियाल, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड, चीन की मुद्रा का नाम रेनमीबी और भारत की मुद्रा का नाम रुपया। और इस प्रकार ये 5 जो R से शुरू वन लेटर है, इसी की वजह से इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है ब्रिक्स के ये संगठन के R5 के नाम के बारे में। अब आगे चलें तो ध्यान रखना है कि ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होता है तो ब्रिक्स में 5 देश BRICS ये ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में जो लेटर है यही लेटर ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध तरीके से अध्यक्षता को भी दर्शाता है कि अगर कोई शिखर सम्मेलन हो तो अध्यक्षता कौन करेगा। तो ध्यान रखना है कि बी लेटर है तो बी वाला ब्राजील पहले करेगा, ब्राजील के बाद रसिया करेगा, रसिया के बाद इंडिया करेगा, चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका, फिर बी आएगा। और इस प्रकार से लेटर के आधार पर इसकी अध्यक्षता का एक प्रोविजन रखा गया। अब ये 5 देश जब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म बना लिया तो ध्यान रखना है कि इन 5 के द्वारा आर्थिक सहयोग या आर्थिक विकास के लिए एक ब्रिक्स बैंक का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। और ब्रिक्स बैंक का नाम आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिक्स के लिए बैंक का काम करती है और उसका नाम है NDB। जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे ही इसका एक अपना बैंक है NDB, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया सभी 5 राष्ट्रों ने मिल करके और एक फंडिंग बनाया और पैसे व्यवस्था कर करके 5 देश का एक बैंक का घोषणा कर दिया स्थापना का। और ये घोषणा का प्रस्ताव जो आया था 2012 के शिखर सम्मेलन। और ये शिखर सम्मेलन भारत के दिल्ली में आयोजित हुआ था, यह ध्यान रखना। और इसी में इस NDB के स्थापना का प्रस्ताव जारी किया गया था इन देशों के द्वारा कि हम लोग अपना एक बैंक बना लें ब्रिक्स का, जिसका नाम NDB होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा। और इसका प्रस्ताव आया 2012 में और स्थापना के लिए हस्ताक्षर कर दिया 2014 के शिखर सम्मेलन में। और 2014 के शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राजील के शहर में हुआ था, यह ध्यान रखना। और ब्राजील के शिखर सम्मेलन में 2014 में जो आयोजन हुआ, उसी शिखर सम्मेलन में NDB के गठन या स्थापना पर सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। और इस प्रकार NDB का गठन कब हो गया? तो 2014 में हो गया। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन, 2012 में चौथा और 2014 में छठा शिखर सम्मेलन था। तो NDB का जो गठन हुआ वो 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, ये ध्यान रखना। अब यहां से आगे चलें तो ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स में 5 देश
आपको ध्यान देना है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें अगर रूस, ब्राजील और चाइना को देखें और इंडिया को देखें, 4 जो देश है ये विश्व में पहले 7 बड़े देशों में शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद कौन है? रूस के बाद दूसरा बड़ा देश कनाडा है। तीसरा बड़ा देश चीन है। चौथा बड़ा देश अमेरिका है। 5वां बड़ा देश ब्राजील है। छठा ऑस्ट्रेलिया है और 5वां इंडिया है, 7वां इंडिया है। तो यहां देख रहे हैं कि चाइना, इंडिया, रसिया और ब्राजील ये दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। और इतना बड़ा बड़ा देश अगर एक साथ मिल करके काम करेगा तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। और इसलिए यहां ध्यान दिया था कि ये ब्रिक्स देश जो बनाया गया संगठन, ये कुल दुनिया के पॉपुलेशन का 40% लोग इन्हीं 5 देशों में रहते हैं। और जीडीपी में इनका हिस्सेदारी वैश्विक जीडीपी का 30%, मतलब पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, जनसंख्या का अगर वर्ल्ड का देखें तो पूरे विश्व के जनसंख्या का 40% और पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 30% अकेले ये 5 देश ही शेयर करते हैं। और इसलिए पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पर इन 5 देशों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये ध्यान रखना और ये ध्यान देना है कि एनडीबी का जो गठन हुआ, इस एनडीबी का मुख्यालय संघाई में है। संघाई कहां है? चीन में। और चीन का राजधानी बीजिंग है। और संघाई चीन की आर्थिक राजधानी है। चीन की आर्थिक राजधानी, ये ध्यान रखना है। जैसे भारत की राजधानी कौन? दिल्ली। और भारत की आर्थिक राजधानी कौन? तो मुंबई। तो भारत का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है, जबकि कैपिटल दिल्ली है। उसी तरह से चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन चीन की आर्थिक राजधानी संघाई है। और यही संघाई में एनडीबी का मुख्यालय बनाया इन 5 देशों ने मिलकर के। और इस प्रकार पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म का गठन करके दुनिया में के मंच पर एक नया अपना एक पहचान बनाने का कार्य ब्रिक्स ने किया। और ध्यान रखना है कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो 2020 में होने वाला था, जुलाई के महीने में, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब वो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन्ड है। आगे जब उसका डेट आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो यही था आज का एक स्पेशल सैटरडे क्लास, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 10 का दम के साथ साथ ब्रिक्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके सामने रखा गया। तो इन सभी चीजों को याद रखें, अपने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को, तैयारी को एकदम मुकम्मल स्थान दें, एक प्रॉपर रोड मैप की तरह काम करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, मॉर्निंग के क्लास में करंट अफेयर के साथ। तब तक जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि। जहां भी हो अपने अपने देश की एकता अखंडता के लिए पूरी तरह से लगे रहें और बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।